घुटनों का मसला एक बहुत अहम बीमारी है और आज मैं इस वीडियो पे आपसे इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। घुटनों के जो दर्द की वजूहात हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे अल्फाज में वेयर एंड टेयर या जो नी जॉइंट है उसकी तोड़-फोड़। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन मसला है और इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि आप इसकी प्रोग्रेस को कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, या आप इसका अगर ये हो जाए तो उसके दर्द के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो नी जॉइंट है वो बेसिकली बनता है 3 हड्डियों के बीच में, जो कि उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है वो जिसे हम फीमर कहते हैं, जो कि थाई की लॉन्ग बोन है। उसके अलावा नंबर 2 पे टिबिया, जो कि लेग की लॉन्ग बोन है, और एक छोटी हड्डी जिसे नी कैप कहते हैं या चपनी हड्डी कहते हैं। ये तीनों हड्डियां मिलके जो है आपके नी जॉइंट को बनाती हैं और इसमें 2 जॉइंट्स हैं। एक पेटेलोफेमरल जॉइंट जो कि नी कैप या चपनी हड्डी और जो फीमर है उसके बीच में बनता है, और एक टिबियोफेमरल जो कि 2 लंबी हड्डियों के बीच में बनता है। तो ये तीनों हड्डियां मिलके 2 जॉइंट्स बनाती हैं जिनको ओवरऑल नी जॉइंट कहा जाता है। इसको 3 कंपार्टमेंट डिवाइड किया जाता है, जिसकी बेस पे इसको एक कंपार्टमेंट की डिजीज या 2 की या 3 की डिजीज कहा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन है, जिसका मैंने बताया कि दुनिया की 8 से 9% आबादी, जो कि 6 से 700 मिलियन लोग हैं, वो इस बीमारी का शिकार हैं। तो एट सम स्टेज मोस्ट ऑफ द लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और ज़्यादातर ये 35 से 40 साल की उम्र से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी अलामात को पहचाना जाए और इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो इसकी प्रोग्रेशन को रोकना तो नामुमकिन है, लेकिन इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो इसकी जो वजूहात हैं उनमें मैं सबसे पहले बात करूँगा कि क्या वजूहात हैं इस बीमारी की या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो सबसे पहले नंबर पे जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है एजिंग। उसमें होता ही है कि जब नॉर्मली हमारे बोन्स में क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं उनमें वेयर एंड टेयर प्रोसेस चलता रहता है, और हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो ये है कि जब हमारे जोड़ हैं उनमें डैमेज होता है तो बॉडी नेचुरली उसको रिपेयर कर लेती है। एज के साथ साथ जो ये रिपेयर का जो मैकेनिज्म है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और डैमेज बढ़ता जाता है और रिपेयर इतना नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारे एजिंग प्रोसेस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये मैकेनिज्म अच्छा रहता है, तो आपने देखा होगा कि ये हर इंसान को उम्र के साथ ये बीमारी नहीं होती। एजिंग जो है इसमें एक ऐसा फैक्टर है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नंबर 2 पे जो है हमारे जिस्म का वज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस्म का वज़न है वो हमारे जो स्पाइन है उसके थ्रू हमारे हिप्स और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे नी पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो वज़न है वो मेंटेन रहे। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो वो सारा का सारा जो है वो नीज़ पे जाएगा और जो तोड़-फोड़ का जो मैकेनिज्म है उसमें जो है वो मसला करेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने वज़न का ख्याल अर्ली एज से ही रखें। नंबर 3 पे अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की या ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो इसका चांस हमारे अंदर वैसे भी बढ़ जाता है। नंबर 4 पे अगर यंग एज में या किसी भी एज में हमारे जो नीज़ हैं अगर उनको कोई इंजरी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर उसके इर्द-गिर्द फ्रैक्चर हो जाए कहीं पे खुदा ना खास्ता, या खेलते हुए चोट लग जाए, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके अंदर नी जॉइंट के अंदर जो कि हमारा लोड उठाते हैं, अगर उनकी इंजरी हो जाए, जैसे मेनिस्कल टेयर है या और जो हमारे अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं नी के, उनमें कोई इंजरी हो जाए, तो फिर चांस होता है कि लेटर इन लाइफ ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैकेनिज्म जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सारा का सारा जो भार है जो हमारे जिस्म का वो हमारे फिर कार्टिलेज पे आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा दूसरी ऐसी बीमारियां जिनमें जैसे कि जोड़ों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे कि गैंठिया की बीमारी है या गाउट है या और इस तरह की जो बीमारी हैं, डायबिटिक लोग जो हैं उनमें जो है ये नी की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं ख़ास तौर पे, उनके जब वो आती है, जब वो मेनोपॉज होता है या माहवारी उनकी रुक जाती है, तो उनके जो हार्मोन्स हैं, जो प्रोटेक्टिव हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, उसकी मिकदार उनके जिस्म में सडनली कम हो जाती है, तो उनमें जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो चांसेस हैं वो उस एज के बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते या जो लोग अपने मसल्स यूज़ नहीं करते, होता ही है कि उनके मसल्स टाइम के साथ वीक हो जाते हैं। खास तौर पे थाई के मसल्स हैं वो अगर वीक हो जाए, उनका सारा का सारा वजन जो थाई ने मसल्स के थ्रू बेयर करना होता है वो सारा का सारा उनके नी जॉइंट पे आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है नी जॉइंट वो डैमेज अर्ली लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव रहें और अपने मसल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करें। कोई इंसान अगर ऐसा काम करे जिसके लिए उसको पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है या वजन बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है, उनमें भी जो है वो सारा वजन जो है उनका नी पे आता है, तो उसमें भी जो है उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ओवरऑल कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से जो नी की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी का जो वेयर एंड टेयर जॉइंट डिजीज़ है वो होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रोसेस आपके नीज़ में स्टार्ट हो चुका है। तो
तो उसके लिए जो है वो कुछ अलामात हैं। उनमें सबसे पहली अलामत है नी जॉइंट पेन। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पेन के कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे जो कार्टिलेज है, जो हमारे जो नी की जो कार्टिलेज है वो भुरना शुरू हो गई है, वो थिन होना शुरू हो गई है और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैकेनिज्म शुरू हो गया। उसमें होता है कि जो नी है उसके या तो उसके पूरे फ्रंट पे या साइडों पे जो जॉइंट का पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। और वो पेन ऐसा होता है कि वो चलने फिरने से ज़्यादा होता है, खासतौर पे सीढ़ियाँ चढ़ने से या उतरने से वो दर्द ज़्यादा होता है। वो दर्द जो है वो बैठने से जो है वो बेहतर होता है। तो अगर आपको ऐसा नी पेन स्टार्ट हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ है, स्लोली बढ़ रहा है, खासतौर पे कहीं ऊपर जगह चढ़ने से या नीचे उतरने से वो ज़्यादा होता है, तो आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा जो नंबर 2 पे है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है वो आर्थराइटिस की निशानी है। अब उसमें 2 तरह की स्वेलिंग होती है, एक हार्ड स्वेलिंग और सॉफ्ट स्वेलिंग। जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें जो हार्ड स्वेलिंग है वो एक निशानी है कि आपकी जो हड्डियों के जो एजेस हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं, उन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, और आपकी हड्डियां जो हैं वो साइडों से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, उससे से हार्ड स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो सॉफ्ट स्वेलिंग होती है वो होती है कि अगर आपका जोड़ जो है वो इन्फ्लेम हो गया है, इसमें सोजिश हो गई है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हो सकता है। अगर आपका आर्थराइटिस इतना सवेयर हो गया तो उसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाए टेम्परेरी, तो उसमें जो है फ्लूइड जॉइंट के अंदर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको सॉफ्ट सी स्वेलिंग महसूस होती है और इसमें आपका जॉइंट वार्म भी हो सकता है। नंबर 3 पे स्टिफनेस। स्टिफनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि या अकड़ाव एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशन जैसे गैंठिया, उनमें जो स्टिफनेस होती है उनसे मुख्तलिफ होता है। ऐसे कि ये शॉर्ट लिविंग होता है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है। ये तब ज़्यादा होता है जब आप अपने जॉइंट को रेस्ट दे के जब उठने लगें, खासतौर पे अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठने लगें तो आपको 15 से 20 मिनट आपको लगेगा कि आपका नी बहुत ज़्यादा उसमें अकड़ाव है और आप उसको मूव करना आपके लिए मुश्किल होता है। या आप अगर एक जगह बैठे रहें काफ़ी देर बगैर अपने नीज़ को मूव किए तो उसमें भी अकड़ाव बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थिक हुई होती है और उसमें जो है अगर आप उसको थोड़ा सा मूव ना करें थोड़ी देर तो उसमें अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है कि इंसान को जब पेन होती है तो वो चलना फिरना कम कर देता है, तो उससे होता है कि जो उसके जो मसल्स हैं, खासतौर पर थाई के मसल्स हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और वो इस हद तक वीक हो सकते हैं कि वो उससे फिर एक विशियस साइकिल होता है। मतलब कि जैसे आप अगर आपके मसल्स वीक हो गए थाई के तो आप चलना फिरना और कम कर दें, जिसकी वजह से आप और आपका जो सारा जो जिस्म का भार है वो सारा आपके घुटनों पे आना शुरू हो जाए, इस वजह से और तोड़ फोड़ जॉइंट की शुरू हो जाए। तो आर्थराइटिस की वजह से जो अक्सर एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, चलना फिरना बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो उनका जो आर्थराइटिस का मैकेनिज्म है वो फास्ट हो जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये होता है कि जब आर्थराइटिस हमारे नीज़ में हो जाए तो होता है कि हमारा चलने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, हम चलना फिरना एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हमारे जो हिप हैं उनमें भी आर्थराइटिस का चांस बढ़ जाता है। जो हमारे स्पाइन है उसमें जो वर्टिब्री हैं, उनके जो जोड़ है दरमियान में, उनमें भी आर्थराइटिस का चांस बढ़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि नी आर्थराइटिस है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को अर्ली ऑन जो है वो पहचाना जाए, उसके अलामात को, और उसका जो डायग्नोसिस टाइम से करवाया जाए, उसको जो है वो चीज़ें की जाएँ जिसकी वजह से उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको आप स्लो कर सकें। आप उसको रोक नहीं सकते लेकिन आप उसको स्लो कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आर्थराइटिस का मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया तो आप उसके लिए उसको प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये मसला है तो आप उसके लिए एक्सरसाइज क्या करें। इसके लिए मैं एक डिटेल्ड नी आर्थराइटिस में एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप चलना फिरना बिल्कुल ना रोकें। हाँ, इतना चलें फिरें कि आपका जो है जिस्म उसको बर्दाश्त कर सके। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नीज़ हैं उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहें। अगर वो वीक होंगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे, वो वीक हो जाएंगे, तो उसमें फिर चांस ये है कि आपके आर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी। टू स्टे एक्टिव एंड टू डू एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आप चलना फिरना रोक दें या आप है वो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना छोड़ दें। इसके बारे में आपके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। नंबर 2 पे आपकी जो वज़न है, जो आपका वेट है, उसको आपने मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वज़न जो है वो रेंज में रहे, क्योंकि आर्थराइटिस का मैकेनिज्म जैसे मैंने बताया है कि फास्ट हो जाता है। ज़्यादा वज़न की वजह से जो सारा जो तोड़ फोड़ का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो वज़न है वो हमारा मेंटेन रहे। उसके अलावा जो डाइट है उसमें कोई ऐसी डाइट है नहीं जो कि नी की आर्थराइटिस को की प्रोग्रेशन कम करती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी रिलेटेड डाइट्स हैं वो लाजमी लें। बहुत ज़रूरी है कि आपका विटामिन डी जो है ऑप्टिमम रहे। इसके लिए पहले मैंने बता चुका हूँ कि आपकी खुराक से वो पूरा नहीं हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि उसके सप्लीमेंट्स लिए जाएँ। अगर सूरज इतना ज़्यादा आप नहीं सूरज में बैठ सकते या जितना ज़्यादा सूरज आपका एक्सपोजर नहीं है सूरज का, तो कैल्शियम विटामिन डी की खुराक जैसे कि दूध, फिश, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब कुछ आप जो है वो लाजमी खाएं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नी है उसमें कोई इंजरीज़ वगैरह ऐसी ना हो, क्योंकि अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है और आपकी नी इंजरीज़ हुई हैं, कोई हाथ आप गिर गए हैं या फ्रैक्चर हो गया, कुछ ऐसा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हो गई हैं, उससे आर्थराइटिस का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है वो अगर आपको कोई और बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई और ऐसी बीमारी है जो कि आपको जिस्म में जो वीकनेस का बायस बनती हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनका
इलाज बर वक्त करवाएं और इसके प्रोग्रेशन को रोकें। अगर आपको नी आर्थराइटिस हो चुका है तो रोज़मर्रा में ज़िंदगी के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका पेन जो है वो कम हो सकता है। जैसे कि अगर आप सोते हैं बहुत ज़्यादा निचली जगह पे, उससे होता है कि जब आप उठते हैं तो आपको वो नी का दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो कोशिश करें, अगर आप किसी हाइटेड जगह पे या बेड वगैरह पे, अगर आप ज़मीन पे सोते हैं तो आप बेड वगैरह पे सोया करें। उसके अलावा जब आप बैठते हैं तो कोशिश करें कि अपने जो नी के जो जॉइंट्स हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा मूव करते रहा करें। उसमें होता है कि जब उठने लगते हैं थोड़ी देर के बाद, तो उसमें जो आर्थराइटिस का जो अकड़ाव होता है, जो दर्द होता है शुरू में, वो आपको महसूस नहीं होगा। उसमें ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको गिरने का खतरा होता है जब आप फ़ौरन बैठ के उठते हैं, जिसमें इतना कड़ाव होता है जोड़ों में कि वो आपको बैलेंस का इशू आ सकता है। वो अगर आप कहीं पे बैठे हैं ज़्यादा देर तो कोशिश करें कि अपने जॉइंट्स जो हैं उनको थोड़ा-सा मूव करते रहें। बहुत ज़्यादा नीची जगह पे ना बैठें। जैसे अगर आप सोफ़ा वगैरह पे बैठते हैं तो कोशिश करें कि सोफ़ा या वो ऊँचा हो या कोई चेयर वगैरह का इस्तेमाल कर लें। घर में जो है वो टॉयलेट, जो कमोड वाला टॉयलेट है, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और जो अगर लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसमें चेयर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये आप चीज़ें कुछ कर सकते हैं अपने घर पे। ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो उसमें एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उसमें बेसिकली होता ये है कि पेन मैनेजमेंट, जो पेन किलर्स ले सकते हैं या उसके लिए फिज़ियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज वगैरह है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो जोड़ों में इंजेक्शंस है वो लगवा सकते हैं। एविडेंस इतना नहीं है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनमें बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो इंजेक्शन जो हैं स्टेरॉइड्स के, वो आप लगवा सकते हैं। इसका ऑप्टिमम हल है, जो कि अगर बाकी चीज़ें करने से नहीं ठीक हो रहा तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनसे इसका रिप्लेसमेंट करवाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल होगी और आप इसको ज़रूर सुनेंगे। और मैं इसके बारे में मज़ीद और वीडियोज़ बनाऊँगा, नी आर्थराइटिस के बारे में, उसकी एक्सरसाइजेज़ के बारे में, ख़ास तौर पर उसकी पेन मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू।